हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवन्थ का हिस्ट्री। क्लास सेवन्थ का हिस्ट्री हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा 7th चैप्टर है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे, इसको देखेंगे और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। आपको मैं बताती चलूँगी बीच में क्या कैसे होगा। उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी का कंप्लीट करा रही हूँ, बस एक चैप्टर बचा है 7th का। बाकी मैं आपको CDP करा रही हूँ और साथ में प्रीवियस ईयर SST और CDP के क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, तो आप देखते चलिएगा। देखिए, आपने अध्याय 3, 4 में और 2 में देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, मतलब किस प्रकार राज्य आगे आए और उनका पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कला, दस्तकारी, उत्पादक और गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों में से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच और अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों के और मुगलों के काल का में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया था, मतलब कि वही ऊंच नीच, गरीब अमीर का इस तरह से। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, इनको देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे, मतलब जैसे बड़े बड़े समाज गरीब अमीर थे, उस टाइम पे दूसरे तरह के भी जैसे जनजातीय समाज थे। इस उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। कौन थे? ये जनजातीय लोग ही थे जो ब्राह्मणों के कर्मकांड और सुझाए गए चीजों को नहीं मानते थे। और ना ही वो कोई मतलब कि ना ही वो कोई असमान वर्गों में विभाजित थे, मतलब अमीर गरीब में। अक्सर ऐसे समाज को जनजाति कहा जाता रहा है। किसको कहते हैं? इनको जनजाति। इनके लिए सब सेम है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजाति खेती से अपना जीविका अर्जन करती थी, मतलब कि जीविका अपना पालती थी, तथा कुछ दूसरी जनजाति के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाती थी। कुछ जनजातियां खाना बदोश थी और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। ये भी याद रखिएगा। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। आप ये लाइन ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इधर ही से आएंगे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायने में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर भी निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। जनजाति लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकार, यहाँ से देखो, यहाँ भी क्वेश्चन आता है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। आपको देगा कि एकदम जानकारी नहीं दी, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत कम जानकारी दी थी, ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, मतलब कुछ ही अपवाद को छोड़ के, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वो संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों की इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ बदलता रहा। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। खोखर जनजाति कहाँ पे? पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी के टाइम पे, ये याद रखिएगा। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। बाद में कौन? गख्खर लोग। उनके मुखिया कमाल खान, याद रखिएगा, उनके मुखिया कौन है? कमाल खान। गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। गख्खर के मुखिया कौन थे? कमाल खान। गख्खर को अपना क्या बनाया था? अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लगा और अरघन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी, कौन सी थी? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। याद रखिएगा, बलोच लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। गड्डी और गंडरियों की जनजाति कहाँ रहती थी? पश्चिमी हिमालय में। उपमहाद्वीप के सुदूर पूर्व भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां भी पूरी तरह का इनका भी प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार में झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला कर दिया था। उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए।
मतलब कि इन्होंने लूटा तो था वहाँ पे क्या किया, लेकिन पूरी तरह अधीन नहीं बना पाया, कुछ टाइम के लिए अल्पकालिक ही थे। ये राजा मान सिंह ने कब किया था, 1591 में। औरंगजेब के समय में मुगल में सेनाओं ने चेर लोगों पे कई किलों पर कब्जा किया और जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजाति में मुंडा, संताल, यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी ये रहते थे, याद रखिएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजाति के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजराती के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों में विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते समय उनमें से एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुशल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में रहते थे। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पे कौन रहते सबसे ज़्यादा, गोंड जनजाति। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे, इनको देखते हैं। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे, मतलब कि उसको बेचते रहते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का भी काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते थे, वे सामानों को खरीद कर फरोख्त करते थे। देखो ये याद रखिएगा, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। ठीक है, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी होते थे खाना बदोश। उनका कारोबार टांडा कहलाता था। खाना इनका याद रखिएगा क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे, मतलब इन्हीं लोग का यूज़ करके, ताकि ये लोग सामान पहुँचाएं। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। अन्य सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए वो क्या करते थे, 1 लाख बैल अनाज ढोते रहे थे। याद रखिएगा, 1 लाख जो थे बैल वो अनाज ढोते रहते थे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे तौर पर ये फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी प्रजातियाँ थी जो विभिन्न नगरों में और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, एक हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर जनजातीय और सामाजिक समूह की जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्णों के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गए। ये याद रखिएगा जाति पर। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरपलाई तालुक में स्थित उवाई कोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, मतलब शब्द से अर्थ होता है रथ बनाने वाले लोग। रथकार मतलब जो रथ बनाते हैं, सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथ, गाड़ी निर्माण आज जो चीज़ जैसे जेवर वगैरह ये लोग बनाते रहते थे। 11वीं, याद रखिएगा, 11वीं और 12वीं सदी आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत, देखो क्षत्रियों के बीच क्या हुआ था, नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुए। हुड़, चंदेल और चालुक्य कुछ दूसरी वंश के परंपराओं से आते थे ये क्षत्रिय, याद रखिएगा। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्र में। यहाँ कई परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया है, ये इसको याद रखिएगा। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय का उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजाति जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम की सरहद प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किए गए, इसको भी याद रखिएगा। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे निम्नलिखित हैं। ये गौंड महिला देखिएगा, इनका चित्र देख लीजिएगा।
गोंड के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। गोंड लोग गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह जगह बदलकर कृषि करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था, ये याद रखिएगा। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटका के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। कितना थे? 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ में किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था, मतलब जो खास कुल के होते थे। यह पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। जो मतलब समान थे और धीरे धीरे लोग मतलब वही ऊंच नीच की भावना में आ गए। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं में अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदार को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटका के गौंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। कौन? याद रखिए, गढ़कटका के गौंड राजा कौन थे? राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सलबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। दलपत की मृत्यु जो थी वो कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। इनके बारे में देखो क्वेश्चन आता है। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन कमान संभाली थी। इनके बारे में याद रखिएगा। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आशिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटका पे हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसे समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत मतलब लड़ता हुआ मारा गया और इन्होंने क्या किया कि आत्मसमर्पण नहीं किया, खुद मर गई। कितनी बहादुर थी। गढ़कटका एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों को निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया था तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुहत्या में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया। शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया, मतलब जो बचा था अपने चाचा को दे दिया इनको। गढ़कटका के पतन के बाद गौंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेल और मराठाओं के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब देखिए अहोम जाति आती है। अहोम से भी क्वेश्चन आता है। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। उन्होंने भूया यानी भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो मतलब कि 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों के नाम पर अपने राज्यों में इन्होंने मिला लिया था। उन्होंने कई अन्य जनजाति को भी अधीन कर लिया था। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 में के दशक में ही इतने वर्षों से पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोमों लोगों को देखो, अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन उस क्षेत्र मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं रहा था, कुछ ही टाइम तक के लिए था। अहोम राज्य देखो, अहोम राज्य जो था बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों को जबरन काम किया जाता था वे पाइक कहलाते थे, मतलब कि जबरदस्ती जिससे काम करवाया जाता था राज्य के लिए वो पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी, याद रखिएगा। प्रत्येक गांव को अपनी बारी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने पड़ते थे, मतलब कि काम करने के लिए। इसके लिए जनगणना के बाद दूसरी सघन आबादी वाले इलाकों में से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को क्या किया जाता था? स्थानांतरित कर दिया जाता था। जहाँ पे कम लोग रहते थे उनको भेज दिया जाता था वहाँ पे। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके पे मतलब अमल लाते रहते थे, नए तरीके से खेती करते रहते थे चावल की। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा। देखो ये पॉइंट याद रखिएगा। जहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र में आते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे, मतलब जो खेल होता था यानी जो इनका कुल विभाजित था। किसान को अपने ग्राम समुदाय के लिए जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग देखो, शुरुआत में अहोम लोग जो थे अपने जनजाति देवता की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के
पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। शिव सिंह, याद रखिएगा, 1714 से लेकर 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की मतलब कि महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुर्जी नामक, याद रखिएगा, बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया था। ये लाइन याद रखिएगा। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसको देखते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग के एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। देखा कैसे, देखो भाई, ये लोग क्या किए, जो ब्राह्मण लोग थे धीरे धीरे लोग जनजाति लोगों को भी अपने मतलब की बात में बताते रहे और लोग आने लगे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह समाज में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविका अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जातियां आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कई जातियों ने व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया था। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना भी की थी। और ये भी याद रखिएगा, इस तरह से राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए हैं। इसने उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। जब वो उनकी बात नहीं माने तो बड़े बड़े लोगों से लड़ने लगे। मंगोल के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास मैदानी यानी स्टेपी, आपसे देखो एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का स्टार्ट हो गया। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पे है? मध्य एशिया में। थोड़ा उत्तर की वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों पर में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। कौन? चंगेज। उसके उत्तराधिकारियों ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूसी, पूर्व चीन तथा मध्य पूर्व मतलब कि खासा का बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आगे के चैप्टर को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको SST का नोट्स लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मैसेज करिएगा। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ में SST पेडागोजी है। 21 रुपये उसकी प्राइस है और हिंदी में है।